6 मार्च 2008 बैंकॉक होटल हकवा। विक्टर बाउट ने अभी अभी अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को गिराने के लिए 117 से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बेचने पर सहमति जताई है। खरीदार मेज के पार $2 करोड़ सरकार देता है। बाउट की आंख तक नहीं सराकती, वो ये सब 20 साल से कर रहा है। उसके मालवाहक विमानों ने अफ्रीका के सबसे खूनी युद्धों में 700 टन हथियार पहुंचाए हैं। AK-47 राइफलें जिन्होंने चार्ल्स टेलर के बाल सैनिकों को हथियारबंद किया, और वे ग्रेनेड जिन्होंने अंगोला के गांवों को तबाह कर दिया। एंटी एयरक्राफ्ट गने जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लोगों की जान है शांति लक्षकों की। इस एक आदमी ने अधिकांश सेनाओं से ज्यादा मौतें करवाई हैं। लेकिन बाउट को यह नहीं पता खरीदार कोलंबियाई विद्रोही नहीं है, पैसे असली नहीं है, और थाई पुलिस पहले ही रेफ के है। DEA ने इस जाल को बिछाने में 3 साल और $1 करोड़ खर्च किए, क्योंकि विक्टर बाउट ने घातक गलती की। उसने गलत सौदे के लिए हाँ कह दी। इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र और धरती की हर खुफिया एजेंसी को चकमा देने के बाद मर्चेंट ऑफ डेथ अब सीखने वाला है। वो पिछले 4 घंटों से अंडरकवर एजेंट से बात कर रहा था। किसने उसे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए बुला लिया, और कैसे एक स्टिंग ऑपरेशन ने सब कुछ तबाह कर दिया। दिसंबर 1981 सोवियत सैन्य अड्डों से उपकरणों का भारी रिसाव हो रहा है। मॉस्को की एक हैंगर में विक्टर अनातोलिएविच बाउट मैकेनिकों को एंटोनोव AN-12 के पुर्जे निकालते हुए देखता है। दूसरे लोग इसमें $30,000 की कबाड़ धातु देखते हैं, लेकिन बाउट इसमें एक कार्गो विमान देखता है जो 40 टन माल उन कच्चे हवाई पट्टियों पर ले जा सकता है जहां वैध एयरलाइंस उतरने की हिम्मत नहीं करती। 24 साल का ये युवक 6 भाषाएं धारा प्रवाह बोलता है, रूसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच, अरबी और फारसी। उसके सैन्य डिस्चार्ज पेपर्स में अनुवादक लिखा है, लेकिन उसके साइड बिजनेस का कोई जिक्र नहीं। वो रिटायर्ड विमानों को ऐसे पैसों से खरीदता है जिनके स्रोत के बारे में कोई सवाल नहीं करता। वो 3 एंटोनॉव कार्गो विमान $1,20,000 में खरीदता है। सोवियत पायलट जिनकी तनख्वाहें यूनियन के टूटने के साथ ही खत्म हो गई थी और जो डॉलर के लिए बेताब थे, इन विमानों को उड़ाने के लिए कतार में लग जाते हैं। 1992 में जब येल्सिन संसद से जूझ रहे थे, बाउट लाइबेरिया में एयर सेस रजिस्टर करता है, एक ऐसा देश जो कार्गो मैनिफेस्ट के बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। उसका पहला वैध कॉन्ट्रैक्ट फ्रांसीसी शांति सैनिकों को रवांडा ले जाना था, जिसके लिए उसे $90,000 मिले। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अंगोला में जोनास साविम्बी के यूनिटा विद्रोहियों को कृषि उपकरण के नाम पर क्रेट्स पहुंचाने का था, लेकिन उन क्रेट्स में RPG 7 लॉन्चर भरे होता है। गणित कमाल का है। यूक्रेन के हथियार बाजार में एक इस्तेमाल किया हुआ AK-47 सिर्फ $10 में मिलता है। वहीं बंदूक मोनरोविया में $200 में बिकती है, और एक उड़ान में 10,000 बंदूकें ले जाई जा सकती हैं। बोट का खर्चा ट्रैक करना आसान है। ईंधन, घूस और फर्जी एंड यूजर सर्टिफिकेट जो हथियारों को खनन उपकरण में बदल देते हैं। सिर्फ सही अंगोला अधिकारी की रबर स्टैंप चाहिए। 1995 तक वो शारजा से कंधार, ऑस्टिन से केगाली तक उड़ाने चला रहा है। सोमवार को बेबी फार्मूला और गुरुवार को गोलियां पहुंचा रहा है। वो अपने पायलटों को शारजा के एक सेफ हाउस में स्टॉलिशनिया के साथ एक सीधा नियम बताता है। मैनिफेस्ट में लिखा है फार्म इक्विपमेंट। अगर कस्टम्स पूछें तो आप फार्म इक्विपमेंट ले जा रहे हैं। अगर विद्रोही कलाशनिकोव उतारते हैं तो वो उनका काम है, आपका नहीं। एक पायलट सर्गेई डेमिसेंको, बाद में उसने गवाही दी कि बाउट ने सक्रिय युद्ध क्षेत्रों में उड़ानों के लिए तिगुना भुगतान किया, हर यात्रा के लिए $5,000 नकद। न कोई सवाल, न कोई हसीब। 1997 तक बाउट 4 महाद्वीपों में फैली 7 शेल कंपनियों से काम करता है। दक्षिण अफ्रीका में एयरपास, स्वाजीलैंड में सानेर और ट्रांसहाविया। हर कंपनी के पास ऐसे विमान हैं जो दूसरी कंपनियों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। एक ऐसी मालिकाना भूल भुलैया में जिसे फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स को सुलझाने में सालों लग जाएं। एक लाइबेरिया युद्ध सरगना को अपने बाल सैनिकों के लिए गोला बारूद चाहिए। बाउट के विमान रॉबर्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खेल का सामान लिखी पेटियों के साथ उतरते हैं। अफगान नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर अहमद शाह मसूद को एंटी टैंक माइंस चाहिए थी। बोट उन्हें औद्योगिक मशीनरी के नाम पर पहुंचाता है। फिर 2 हफ्ते बाद वही विमान मसूद के तालिबान दुश्मनों को हथियार देने के लिए उड़ाता है। लेकिन ये डिलीवरी और कौन कर रहा था, और कितने युद्ध बाउट द्वारा दिए गए ईंधन पर सुलगते गए। 1999 तक विक्टर बाउट के पास 50 मालवाहक विमान थे, जो केन्या एयरवेज से भी ज्यादा थे। उसका बेड़ा हर साल $5 करोड़ कमाता है। हालांकि स्विस जांचकर्ताओं का बाद में अनुमान है कि असली आंकड़ा $30 करोड़ है। अगर आप हीरे गिने तो चार्ल्स टेलर सिएरा लियोन की खून से सनी खदानों से निकाले गए कच्चे हीरों से खेपों का भुगतान करता है। एक 2 कैरेट का हीरा एक पेटी ग्रेनेड हुई तक था। कुछ हीरों की मुट्ठी भर कीमत में एक अटैक हेलीकॉप्टर खरीदा जाता है, जिसे खोलकर तेल रिग के पुर्जों के नाम पर भेजा जाता है।
ये ऑपरेशन घड़ी की तरह चलने वाली क्रूरता पर चलता है। बाउट का IL-76 विमान रात 2 बजे मोनरोविया में उतरता है और केवल कुछ ही मिनटों में 10,000 AK-47 और 20 लाख गोलियां उतार ली जाती हैं। क्रू कभी भी कॉकपिट से बाहर नहीं निकलता। भुगतान लेबनानी बिचौलियों के जरिए होता है, जो पैसे पहले साइप्रस, फिर से शेल्स भेजते हैं और आखिरकार बाउट के स्विस खातों में पहुंचते हैं, जिनके नाम होते हैं वर्ल्ड वाइड एक्सप्रेस और ग्लोबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। संयुक्त राष्ट्र जांचकर्ताओं ने बाद में एक भुगतान का पता लगाया। अंगोला की सरकार को T-55 टैंकों की एक खेप के लिए $70 लाख, जिनका इस्तेमाल उन्होंने यूनिटा के कब्जे वाले गांवों पर गोले बरसाने के लिए किया। इन्हीं विद्रोहियों को बाउट ने पिछले महीने हथियार दिए थे। साल 2000 में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने कंधार के रनवे पर बाउट के एक एंटोनोव विमान की तस्वीर ली। उसमें लदा माल तालिबान के लिए एंटी एयरक्राफ्ट है। 6 महीने बाद वही विमान नॉर्दर्न अलायंस के लिए मेडिकल सप्लाई पहुंचाता है। ब्रिटिश विदेश कार्यालय मंत्री पीटर हैन ने बाउट को मुख्य माध्यम बताया है, जो पूर्वी यूरोप, खासकर बुल्गारिया, मोल्दोवा और यूक्रेन से लाइबेरिया और अंगोला तक हथियार ले जाने वाले विमानों और सप्लाई रूट्स का संचालन करता है। बाउट अपने वकील के जरिए जवाब देते हैं, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं चुनता। और वो सचमुच यही मतलब रखते हैं। ये है कि किसी का पक्ष ना चुनना असल में कैसा दिखता है। अफगानिस्तान में बाउट की टीमें मंगलवार से शुक्रवार तक अहमद शाह मसूद को हथियार पहुंचाती हैं। वही लोग तालिबान बलों को भी गोला बारूद देते हैं, जो मसूद को मारने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पक्ष अमेरिकी डॉलर में भुगतान करते हैं, जो डफिल बैग में भरकर बाउट के भाई सरगेई द्वारा दुबई के सेफ हाउस में खुद गिने जाते हैं। एक पायलट ने उड़ान भरने से इनकार कर दिया जब उसे पता चला कि उसके एक कृषि उत्पाद असल में लैंडमाइन है। बाउट ने उसे 6 घंटे के भीतर बदल दिया और नया पायलट कोई सवाल नहीं करता। 2001 में सब कुछ बदल रहा था। 11 सितंबर के बाद अमेरिका सेना को अफगानिस्तान में माल ढूंढने की क्षमता चाहिए थी। इसके पास ऐसे विमान है जो बमबारी से तबाह रनवे पे उतर सकता है। विक्ता दाऊद, उसकी कंपनियों ने पेंटागन के करोड़ों डॉलर के सब कॉन्ट्रैक्ट जीत लिए, अमेरिकी सेनाओं के लिए सामान पहुंचाया, उन्हीं तालिबान का शिकार किया जिन्हें कुछ महीने पहले उसने हथियार दिए थे। एक अधिकारी बाद में स्वीकार करता है, हमें पता था बाउट कौन है, लेकिन उसके पास वही था जो हमें चाहिए था, युद्ध क्षेत्र में भारी सामान ढोने की क्षमता, जबकि DEA एजेंट उसके खिलाफ केस बना रहे थे। नौकाएं, विमान अमेरिकी सैनिकों के लिए बूट्स पहुंचाते हैं। सैनिकों के लिए उसकी कीमत 2003 में चरम पर पहुंच जाती है। बाउट के स्वामित्व वाला एक इल्यूशन विमान रेड क्रॉस की सप्लाई बगदाद ले जाता है। मैनिफेस्ट में मेडिकल उपकरण दर्ज है। इराकी पुलिस असली माल का पता लगाती है, 100 स्नाइपर राइफलें और 2 लाख गोलियां। बाउट संलिप्तता से इनकार करता है और दावा करता है कि उसने वो विमान महीनों पहले बेच दिया था। खरीदार कौन था? एक और बाउट की शेल कंपनी जो इक्वेटोरियल गिनी में रजिस्टर्ड है। उसके जाल हर जगह फैले हुए हैं। जब मोल्दोवा के अधिकारी 2004 में गोदाम पर छापा मारते हैं तो उन्हें बाउट की डिलीवरी का दस्तावेज मिलता है। 1000 इगला सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जो बुर्किना फासो की एक कृषि कंपनी के लिए भेजी जा रही थीं। मिसाइल का असली गंतव्य था कोट डिवोवार का गृह युद्ध, जिसकी कीमत थी $1.8 करोड़, जो 3 किश्तों में लातविया, जिब्राल्टर और UAE के खातों में चुकाई गई। कितनी देर लगेगी उस आदमी को रोकने में जो हथियारों को गेहूं की तरह बेचता है? और किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए क्या चाहिए जिसके पास वे हवाई अड्डे हैं जिनसे वो उड़ान भरता है? 2002 तक विक्टर बाउट का नाम बैंकॉक से बोगोटा तक की गोपनीय केबल्स में आने लगा था। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ता यूहान पेलमैन बाउट के नेटवर्क का दस्तावेजीकरण करते हुए 90 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। 300 शेल कंपनियां, 60 विमान और 50 देशों में संचालन। रिपोर्ट का शीर्षक हथियारों के सौदागर और उनकी एयरलाइंस। बाउट की फोटो पहले पन्ने पर छपी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी करती है। बाउट बस नई कंपनियां बना लेता है, विमानों को अपनी पत्नी आला के नाम रजिस्टर कर देता है और उड़ान जारी रखता है। BEA ऑपरेशन रिलेंटलेस नामक एक टास्क फोर्स नियुक्त करता है, जिसमें 8 एजेंट केवल बाउट को पकड़ने के लिए समर्पित हैं। वे वर्जीनिया के गोदाम की दीवार पर उसके नेटवर्क का नक्शा बनाते हैं। लाल धागा शारजाह को किंशासा से, तिरास्पोल को मोनरोविया से जोड़ता है। एजेंट माइक ब्राउन, जो इस ऑपरेशन का नेतृत्व करते हैं, हर इंटरसेप्ट की गई फोन कॉल, हर उड़ान योजना, हर संदिग्ध वायर ट्रांसफर का अध्ययन करते हैं। बाउट अनुशासन की साक्षात मोती था। ब्राउन बाद में कहते हैं, कभी ईमेल का इस्तेमाल नहीं किया, हर 3 दिन में फोन बदलता था और सबको नकद में भुगतान करता था। 2004 तक बेल्जियम के अभियोजकों ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। बाउट की प्रतिक्रिया ये थी कि उसने यूरोप जाना बंद कर दिया। बाद में 2005 में अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उसकी अमेरिकी संपत्तियां फ्रीज कर दी, लेकिन बाउट पहले ही सब कुछ ऑफशोर ले जा चुका था।
2006 में इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया और बाउट मॉस्को चला गया, जहां रूस ने सभी प्रत्यर्पण अनुरोधों को ठुकरा दिया। दीवारें उसके चारों ओर सख्त होती जा रही थी, लेकिन बाउट पारे की तरह खुद को ढाल लेता है। वो अफ्रीका जाना भी बल्हा नेता। इसके बजाय अपने भाई सरगेई को भेजता है, शारजा का दफ्तर छोड़ देता है और मॉस्को के एक अपार्टमेंट से काम करता है। वो सैटेलाइट फोन छोड़कर बिचौलियों के जरिए एनक्रिप्टेड मैसेजिंग का इस्तेमाल करने लगता है। जब एक रिपोर्टर 2003 में उसे मॉस्को में ढूंढ निकालता है तो बाउट इंटरव्यू के लिए राजी हो जाता है। वो काले मर्सिडीज में आता है, $5000 का सूट पहने हुए। मैं प्रचार का शिकार हूं, वो आर्मीनियाई कोन्याक की चुस्की लेते हुए कहता है। डीईए हर संभव कोशिश करता है। वे छोटे देशों पर दबाव डालते हैं कि अगर बाउट वहां उतरे तो उसे गिरफ्तार कर ले। वे साइप्रस में उसके खाते फ्रीज कर लेते हैं। बाउट पहले उन्हें खाली कर चुका है। वे उसके 3 पायलटों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, जो उड़ान के रिकॉर्ड और तस्वीरें मुहैया कराते हैं। लेकिन कुछ भी साबित नहीं है बाका। बाउट ने कई सालों से खुद किसी हथियार को छुआ भी नहीं है। हर अपराध बिचौलियों और शेल कंपनियों के जरिए होता है। अभियोजक ये साबित कर सकते हैं कि उसके विमानों ने हथियार ढोए, लेकिन ये साबित नहीं कर सकते कि बाउट ने ही इसका आदेश दिया था। फिर माइक ब्राउन एक क्रांतिकारी सुझाव देता है। अगर वे बाउट को पुराने अपराधों के लिए नहीं पकड़ सकते तो क्यों ना उसे भविष्य के अपराध करते हुए पकड़ा जाए। डीईए ने एक साधारण फॉर्मूले का इस्तेमाल कर ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ कई सफल स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाए हैं। अंडरकवर एजेंट खरीदार बनकर जाते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं और सौदे के वक्त गिरफ्तारी कर लेते हैं। लेकिन बाउट ने क्लाइंट से नहीं उल्टा। वो दशकों से बने अपने स्थापित नेटवर्क के जरिए ही काम करता है, जब तक कि क्या होगा अगर क्लाइंट्स ऐसे किसी का प्रतिनिधित्व करें जिसे बाउट मना नहीं कर सकता। ऐसा कोई जिसकी विचारधारा उसके दिखावटी अमेरिका विरोधी रुख से मेल खाती हो। कौन है जो अमेरिका से इतनी नफरत करता कि बाउट अपने नियम सूंघते। जनवरी 2008, डीईए मुख्यालय वर्जीनिया। माइक ब्राउन 2 अंडरकवर ऑपरेटर्स को ब्रीफ करता है, जो एफएआरसी के प्रतिनिधि बनकर मिलेंगे, कोलंबिया के मार्क्सवादी विद्रोही जिन्होंने दर्जनों अमेरिकियों की हत्या की है। कवर स्टोरी सीधी है। एफएआरसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें चाहता है ताकि अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को गिरा सके जो कोलंबियाई सरकार की मदद कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर जो कोलंबियाई सरकार की सहायता कर रहे हैं। चारा है $20 मिलियन की नकद डील, साथ में कोकीन तस्करी के रास्ते भुगतान के तौर पर। 2 गुप्त मुखबिर जो पहले ड्रग तस्कर थे और अब डीईए के लिए काम करते हैं, परिचय कराएंगे, ये दावा करते हुए कि वे वर्षों से एफएआरसी के साथ काम कर रहे हैं। डीए बाउट के बारे में सब कुछ अध्ययन करता है, उसके पसंदीदा ड्रिंक्स, उसकी व्यक्तिगत रुचियां और उसके तनाव पैदा करने वाले बिंदु। उन्हें उसे रूस से बाहर लाना है, जहां वो अछूता है। मुखबिर बाउट के सहयोगी एंड्रयू स्मोलियन के जरिए संपर्क करते हैं और ये बड़ी डील पेश करते हैं। स्मोलियन, जिसकी अपनी हथियारों की कंपनी डूबने के बाद पैसे की सख्त जरूरत थी, तुरंत झांसे में आ जाता है। फरवरी 2008 पहली बार संपर्क। स्मोलियन बाउट को ईमेल करता है कि हमारे कोलंबियाई दोस्त हैं जिन्हें गंभीर उपकरण चाहिए। बाउट कुछ ही घंटों में जवाब देता है, जो किसी इतने सतर्क व्यक्ति के लिए असामान्य है। पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे एक और चीज लुभाती है, अमेरिका पर वार करने का मौका। अपने अभियोग के बाद से बाउट की बयानबाजी लगातार अधिक पश्चिम विरोधी होती जा रही है। वो रूसी मीडिया से कहता है कि अमेरिका ने जलन के कारण उसका वैध कारोबार बर्बाद कर दिया, अब बदला लेने का मौका है। डीए सब कुछ रिकॉर्ड करता है। स्मोलियन मॉस्को में बाउट से मिलता है और पुष्टि के साथ लौटता है। बाउट 100 इग्ला मिसाइलें, 20,000 AK-47, 1 करोड़ गोलियां, C4 विस्फोटक, अल्ट्रालाइट विमान और बिना पायलट के ड्रोन सप्लाई करेगा। ये सब कुछ $2 करोड़ एडवांस में और बाकी भुगतान कोकीन की खेपों के रूप में होगा। लेकिन बाउट बातचीत के लिए रूस छोड़ने को तैयार नहीं है। फर्जी फार्क प्रतिनिधि आमने सामने मिलने की जिद करते हैं। भरोसा करने के लिए आदमी की आंखों में देखना जरूरी है। वे सुझाव देते हैं, मानिए। बाउट जवाब में मोंटेनेग्रो का प्रस्ताव रखता है। कई हफ्तों की बातचीत के बाद वे समझौता कर लेते हैं। बैंकॉक, जहां बाउट के पुराने संबंध हैं और वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है। 4 मार्च 2008, अंडरकवर टीम बैंकॉक पहुंचती है। उनके कपड़ों, ब्रीफकेस और यहां तक कि जूतों की एड़ियों में भी वायर छुपे हुए हैं। थाई पुलिस, जिसे डीईए ने ब्रीफ किया है, हर कदम पर नजर रखती है। बाउट मॉस्को से कमर्शियल फ्लाइट से आता है, अपने असली नाम से यात्रा करता है। ये या तो हैरत अंगेज घमंड है या अपनी सुरक्षा पर पूरा भरोसा। वो सोफिटेल होटल में एक फर्जी नाम से चेक इन करता है, फिर तुरंत ही 6 मार्च के लिए मीटिंग बुलाता है। 6 मार्च की सुबह बाउट एक मनीला फोल्डर लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश करता है। उस फोल्डर में विमान की तस्वीरें, अफ्रीका के नक्शे जिन पर हाथ से उड़ान मार्ग बनाए गए हैं, हथियारों की एक सूची,
जो उसकी खास लिखावट में है। डीईके ने एयर कंडीशनिंग वेंट्स में कैमरे और लैंप फिटिंग्स में माइक्रोफोन लगाए हैं। हर शब्द रिकॉर्ड किया जाता है और हर इशारे की फिल्म बनाई जाती है। अब बाउट जो भी कहेगा वही तय करेगा कि 20 साल की तलाश आज खत्म होगी या फिर यह भूत एक बार फिर फिसल जाएगा। बोर्ड उन्हें खुद को फंसाने के लिए कितनी छोड़ देगा? 20 साल तक परछाइयों और शेल कंपनियों के बाद विक्टर बाउट ने आखिरकार उन्हें वो दे दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। उसके अपने शब्द, उसकी अपनी लिखावट, उसका अपना इकबाल जुर्म। थाई सरकार बाउट को हिरासत में रखती है, जबकि अमेरिका और रूस उसकी किस्मत को लेकर आपस में लड़ते हैं। मॉस्को दावा करता है कि वो एक वैध व्यापारी है जिसे अमेरिकी झूठों ने फंसाया है। वॉशिंगटन टेप्स पेश करता है जिसमें बाउट मरे हुए अमेरिकियों पर हंसता है और ये गिनता है कि एक हेलीकॉप्टर गिराने के लिए कितनी मिसाइलें चाहिए। हाई अदालत 2 साल तक विचार विमर्श करती है। दोनों महाशक्तियों की ओर से राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ता जाता है। नवंबर 2010 में वे फैसला सुनाते हैं, बाउट को अमेरिका प्रत्यर्पित किया जाएगा। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव इसे राजनीतिक अपहरण करार देते हैं। बाउट की पत्नी आला पत्रकारों से कहती हैं कि उनके पति अफ्रीका में अस्पताल बना रहे थे, जबकि अमेरिका इराक में आम नागरिकों पर बमबारी कर रहा था। लेकिन 16 नवंबर 2010 को एक डीईए जेट बैंकॉक से उड़ान भरता है, जिसमें विक्टर बाउट हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। 20 घंटे बाद वो न्यूयॉर्क में उतरता है। मौत का सौदागर आखिरकार अमेरिकी न्याय का सामना करेगा, या क्या वो करेगा? मॉस्को के पास अब भी कौन सा का पालच है? नवंबर 2011, मैनहट्टन फेडरल कोर्ट। अभियोजक 12 झुरी सदस्यों के लिए बैंकॉक की रिकॉर्डिंग चलाते हैं। वे सुनते हैं कि बाउट कैसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को कृषि माल में छुपाने का तरीका समझा रहा है। वे उसे रडार से बचने वाले उड़ान मार्ग बनाते हुए देखते हैं। वे उसे ये गणना करते हुए देखते हैं कि उसके हथियार कितने अमेरिकियों को मार सकते हैं। बाउट के वकील का दावा है कि यह फंसाने का मामला है। उनका मुवक्किल तो बस बातें कर रहा था। उसने कभी असली हथियार दे दिए? जूरी 4 दिन तक विचार विमर्श करती है। सभी आरोपों में दोषी अमेरिकियों की हत्या की साजिश, आतंकवादियों को समर्थन देना और हथियारों की तस्करी। अप्रैल 2012 में बाउट सजा सुनाए जाने के लिए खड़ा होता है। फेडरल जेल में 25 साल, जो न्यूनतम अनिवार्य सजा है। जब सुरक्षाकर्मी उसे ले जाते हैं, बाउट चिल्लाता है, "ये राजनैतिक है, मैं निर्दोष हूं।" उसकी आवाज सुनसान गलियारों में गूंजती है। बाउट अमेरिका में गार्ड भी रखा, इलिनॉय के मेरियन में सुपरमैक्स सुरक्षा वाली जेल में। रोज 23 घंटे कंक्रीट की कोठरी में वो खुद को नई भाषाएं सिखाता है, हिंदी और तुर्की, और रूसी मीडिया को लिखे पत्रों में अपनी बेगुनाही बनाए रखता है। बाहर जिन युद्धों को उसने ईंधन दिया, वे नए सप्लायर्स के साथ जारी रहते हैं। हथियारों के सौदागर उसकी गलतियों से सीखते हैं। कभी नए क्लाइंट से नहीं मिलते, कभी अमेरिकियों की हत्या पर टेप पर चर्चा नहीं करते, और कभी कुछ लिखित में नहीं रखते। लेकिन मॉस्को भूलता नहीं है। रूसी अधिकारी हर कूटनीतिक बैठक में बाउट का जिक्र कर रहा है। वे कह रही अदला-बदली का पोस्ता लाके, बाउट के बदले अमेरिकी जासूस, बाउट के बदले साइबर अपराधी, बाउट के बदले कोई भी। लेकिन वॉशिंगटन हर प्रस्ताव को ठुकरा देता है। डीए एजेंट्स जिन्होंने उसे पकड़ा था, उन्हें रूसी राष्ट्रवादियों से जान से मारने की धमकियां मिली। माइक ब्राउन लोडेड ग्लॉक के साथ सोता है। समय बीतता है और बाउट 1 साल, 5 साल, 10 साल की सजा काटता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, उसके कंधे झुक जाते हैं, लेकिन उसके पत्र अब भी विद्रोही बने रहते हैं। मैं रूस लौटूंगा, वो 2019 में लिखता है। राजनीति बदलती है, राष्ट्रपति बदलते हैं, लेकिन रूस अपने बेटों को याद रखता है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन पर हमला करता है और दिसंबर 2022 में WNBA स्टार ब्रिटनी ग्रिनर रूस की जेल में कैनाबिस रखने के आरोप में बैठी है। 2 वेब कार्ट्रिज के लिए 9 साल की सजा। बाइडेन प्रशासन को उसे घर वापस लाना जरूरी है, इससे पहले कि वो स्थायी राजनीतिक समस्या बन जाए। रूस अपनी कीमत तो कर। विक्टर बाउट डीए में हलचल मचा भी है। पूर्व एजेंट से बंधक बनाने के आगे समर्पण कहना शुरू कर देते हैं। युद्ध के पीड़ित बोट के कारण इस सौदे की निंदा होती है। एक मौत के सौदागर के बदले एक खिलाड़ी। 8 दिसंबर 2022, अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। खाली रनवे पर 2 विमान खड़े हैं और विक्टर बाउट रूसी विमान से बाहर आता है। 14 पाउंड हल्का, ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। ब्रिटनी ग्लैनर अमेरिकी विमान से बाहर निकासी है। वे बिना किसी पहचान के एक दूसरे को पार करते हैं। दोनों अपने अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। बोट 12 साल बाद पहली बार रूसी जमीन पर अपनी पत्नी को गले लगाता है। कुछ ही दिनों में बाउट एक अति राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है।
वो एक क्षेत्रीय विधानसभा सीट जीतता है और यूक्रेन पर हमले का समर्थन करने वाले प्रचार कार्यक्रमों में नजर आता है। जब उससे फिर से हथियारों की तस्करी में लौटने के बारे में पूछा जाता है तो वो मुस्कुराता है, मैं क्यों करूंगा? रूस में मुझे वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी मुझे जरूरत है। कैमरा उसकी आंखों में कुछ ऐसा पकड़ लेता है जो कुछ और ही इशारा करता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां उसकी हर हरकत, हर कॉल और पुराने साथियों से हर संपर्क पर नजर रखती हैं। वे वो बातें जानते हैं जो पत्रकार नहीं जानते। बाउट के 3 पूर्व पायलटों ने अपनी निष्क्रिय कंपनियों को फिर से सक्रिय कर लिया। सर्बिया और बेलारूस की शैल कंपनियों ने मालवाहक उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। ये रास्ते जाने पहचाने लगते हैं, पूर्वी यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से मध्य पूर्व। भूत फिर से जाग रहे हैं। मॉस्को के अपने अपार्टमेंट में बाउट ने दीवार पर एक नक्शा टांग रखा है। लाल पेन उसके पुराने रास्तों को चिन्हित आका है, नीले पेन कुछ नया दर्शाते हैं। वे रास्ते जिन पर वो कभी नहीं गया, वे देश जिन्हें उसने कभी आपूर्ति नहीं की। मौत का सौदागर अपने घर लौट आया है। अब वो बूढ़ा है, शायद ज्यादा समझदार, लेकिन निश्चित रूप से टूटा नहीं है। दुनिया देख रही है, सोच रही है कि क्या वो आदमी जिसने 50 युद्धों को हथियार दिए सच में रिटायर हो गया या बस अपने मौके का इंतजार कर रहा है। आखिरकार कुछ भूत कभी सच में मरते हैंगे। वे बस अलग अलग झंडों के नीचे उड़ना सीख गया था। क्या आप एक और रूसी को देखना चाहते हैं जिसने सरकारों को घबरा दिया था? मेरी वीडियो देखें द मैन हु डिफाइड एवरी गवर्नमेंट पे, जिसमें जानिए कैसे पावेल ड्यूरोव ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने उसे मौत के सौदागर से भी ज्यादा अछूत बना दिया, जब तक कि एक दिन फ्रांसीसी पुलिस ये साबित नहीं कर देती कि कोई भी पहुंच से बाहर नहीं है।